नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नए वीडियो में। हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से, लॉ मिनिस्ट्री की ओर से एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी की समस्याओं पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। तो आज इस वीडियो में हम इसी समिति पर बात करेंगे। इसके अलावा भारत में एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के सामने किस तरह की समस्याएं मौजूद होती हैं, उन समस्याओं को भी समझने की कोशिश करेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले एक बार वीडियो की रूपरेखा पर बात कर लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हम न्यूज यानी कि खबर को देखेंगे। खबर के बाद हम भारत में जो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी है उसकी मान्यता का क्या इतिहास रहा है, बेसिकली उसका क्या इतिहास रहा है, भारत में उसके रिकॉग्निशन का क्या इतिहास रहा है, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा एलजीबीटीक्यू समुदाय के समक्ष किस तरह की चुनौतियां मौजूद हैं, इश्यूज क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, उनको देखेंगे। उपाय क्या है उन पर भी बात करेंगे और अंत में एक प्रश्न पर भी हम बात करने वाले हैं जो कि इस पूरे टॉपिक से जुड़ा हुआ होगा। इसके अलावा ये जो पूरा टॉपिक है आपका जीएस पेपर 2 से जुड़ा हुआ है। आप इसे भारतीय समाज यानी इंडियन सोसाइटी और निर्णय और मामले जैसे खंडों से जोड़ करके देख सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक बार देख लिया जाए कि पूरी खबर क्या है। तो खबर की अगर आप बात करें तो आपको याद होगा कि अक्टूबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट में सेम सेक्स मैरिज को लेकर के एक इंपॉर्टेंट डिसीजन देखने को मिला था। इस पूरे डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने बेसिकली भारत में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से इनकार कर दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में स्पष्ट तौर पर कहा था कि भारत में न्यायपालिका की ओर से सेम सेक्स मैरिज को मान्यता नहीं दी जा सकती है, लेकिन ये जो काम है इस काम पर विचार आपका विधायिका की ओर से जरूर किया जा सकता है। यानी कि न्यायपालिका की ओर से सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया था कि इस संबंध में कानून बनाने का जो अधिकार है वो आपका संसद के पास मौजूद है, तो संसद इस विषय पर विचार कर सकती है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की ओर से बेसिकली आपका सरकार को एक जो है एक दिशा निर्देश दिए गए थे, कुछ गाइडलाइंस दी गई थी, जिन गाइडलाइंस में सरकार को यह कहा गया था कि सरकार को जल्द से जल्द समलैंगिक लोगों की समस्याओं पर विचार करने के लिए एक पैनल, एक समिति का गठन करना चाहिए, एक उच्च स्तरीय समिति के गठन करने की बात की गई थी। तो अब ये जो समिति की बात की गई थी, इसी समिति को अब लॉ मिनिस्ट्री के तहत गठित किया गया है और इस मिनिस्ट्री की जो अध्यक्षता है वो बेसिकली आपका लॉ मिनिस्ट्री के जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं उनकी ओर से की जाएगी। यानी कि यहां पर एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है जो कि बेसिकली भारत में जो एलजीबीटीक्यू समुदाय है उसकी समस्याओं पर विचार करने वाला है। तो ये तो बेसिकली हमने देखा कि सबसे पहले हमारे सामने खबर क्या निकल करके आई है। खबर को जानने के बाद अब एक बार हम जो है भारत में एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी का इतिहास क्या रहा है, उनके रिकॉग्निशन का क्या इतिहास रहा है, उसको एक बार देख लेते हैं। अगर रिकॉग्निशन के इतिहास की आप बात करें तो सबसे पहले आपको बहुत पीछे 1961 में जाना पड़ेगा। 1961 में भारतीय दंड संहिता अगर आपको याद हो, आईपीसी अगर आपको याद हो, जिसको सरकार अब रिप्लेस करने की कोशिश कर रही है, तो आईपीसी की धारा 377 के तहत बेसिकली आपका जो समलैंगिक गतिविधियां थी या ऐसी कोई गतिविधि जो कि प्रकृति के खिलाफ थी, उन गतिविधियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया था और उन्हें क्रिमिनल ऑफेंस के दायरे में शामिल किया गया 1961 में। और तकरीबन 100 सालों तक ये क्रिमिनल ऑफेंस के दायरे, 100 से ज्यादा सालों तक आप कह सकते हैं ये क्रिमिनल ऑफेंस के दायरे में रहता है। इसके बाद आता है आपका 1977। 1977 में बेसिकली एक किताब पब्लिश होती है। ये किताब पब्लिश की जाती है शकुंतला देवी की ओर से। किताब का नाम था द वर्ल्ड ऑफ होमोसेक्सुअल्स। तो ये जो बेसिकली आपकी किताब थी, इस किताब में बेसिकली आपका जो समलैंगिक लोग थे उनका पहला अध्ययन किया जाता है। इसके बाद 1994 में कानूनी तौर पर जो आपके ट्रांसजेंडर लोग हैं उन्हें थर्ड जेंडर के तौर पर वोट देने का अधिकार होता है। अब आप सोचेंगे कि भारत में तो जब भारत आजाद हुआ था तो सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार था, लेकिन जब भारत आजाद हुआ तो सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार जरूर था, पर वो अधिकार या तो आप वोट मेल के तौर पर दे सकते थे या फिर आप फीमेल के तौर पर दे सकते थे। लेकिन 1994 में जो ट्रांसजेंडर लोग थे उनको ये अधिकार मिला कि वो थर्ड जेंडर के तौर पर भी वोट दे सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट जो है हमें बदलाव देखने को मिलता है भारतीय समाज में। इसके बाद 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के जो लोग हैं उन लोगों को ये अधिकार दिया कि वो अपने सेक्सुअल ओरिएंटेशन को अभिव्यक्त कर सकते हैं फ्रीली। तो फ्रीली सेक्सुअल ओरिएंटेशन की अभिव्यक्ति का अधिकार उनको दिया गया। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट डिसीजन हमें 6 सितंबर 2018 को देखने को मिलता है। ये डिसीजन आया था बेसिकली आपका नवतेज सिंह जौहर बनाम संघ विवाद में। तो ये इस पूरे डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने धारा 377 जिस पर हमने यहां पर बात की थी, इस धारा 377 के उस हिस्से को रद्द कर दिया गया जिसमें
बेसिकली आपका समलैंगिकता को अपराध के दायरे में शामिल किया गया था। तो आप कह सकते हैं कि इस इंपॉर्टेंट डिसीजन के माध्यम से बेसिकली भारत में जो समलैंगिकता थी, जो होमोसेक्सुअल एक्टिविटीज थी, वो अपराध के दायरे से बाहर हो गई। इसके बाद 2019 में संसद की ओर से समलैंगिक व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम पारित किया गया, जिसका प्राथमिक लक्ष्य था कि भारत में ट्रांसजेंडर लोगों के अधिकारों की सुरक्षा की जा सके और उनका सामाजिक कल्याण सुनिश्चित किया जा सके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट माइलस्टोन हमें भारत के इतिहास में देखने को मिलते हैं ट्रांसजेंडर लोगों को लेकर के। इसके अलावा अगर आप बात करें कि उनके सामने किस तरह की बुनियादी समस्याएं मौजूद हैं, किस तरह के इश्यूज, किस तरह के चैलेंजेस हैं, उनको अगर आप देखें तो जो सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख चैलेंज है वो है आपका सामाजिक भेदभाव को लेकर के, यानी कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन को लेकर के। तो सोशल डिस्क्रिमिनेशन की जब आप बात करते हैं तो उन्हें जीवन के लगभग सभी पहलुओं में सोशल डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। कौन कौन से पहलुओं में? तो आपको कार्यस्थल पर सोशल डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेगा, आपको बेसिकली घरों में सोशल डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेगा, आपको हॉस्पिटल्स में या जो भी तमाम पब्लिक प्लेसेस हैं वहां पर आपको सोशल डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल जाएगा। और ये जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, यही डिस्क्रिमिनेशन आगे चल करके सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को बढ़ावा देता है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बीच में। तो इससे आपका सामाजिक आर्थिक असमानता में भी बढ़ोतरी देखने को मिल जाती है। इसके अलावा जो दूसरी समस्या है वो प्रतिनिधित्व के अभाव को लेकर के, यानी कि लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भारत में जहां पर नीतियों का निर्माण होता है, कहां पर नीतियों का निर्माण होता है? तो सरकार में नीतियों का निर्माण होता है। आप देखेंगे कि भारत के जो बड़े पॉलिटिशियंस हैं, जो बड़ी राजनीतिक हस्तियां हैं, उसमें से कोई भी आपको ट्रांसजेंडर कम्युनिटी या LGBTQ+ कम्युनिटी से देखने को नहीं मिलेगा। या फिर भारत में जो ब्यूरोक्रेसी है वहां पर आपको बहुत कम रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा। भारत में जो गवर्नेंस सिस्टम है वहां बहुत कम रिप्रेजेंटेशन है। जो मीडिया है, मीडिया हाउसेज में आपको जो है LGBTQ कम्युनिटी का बहुत कम रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा। तो अब ये जो तमाम इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, यहीं पर पॉलिसीज का निर्माण होता है। तो आप कह सकते हैं कि जहां पर पॉलिसीज का निर्माण हो रहा है वहां पर बेसिकली आपका LGBTQ कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। तो जब प्रतिनिधित्व ही नहीं होगा तो वहां पर उनके लिए पॉलिसी कौन बनाएगा, उनके लिहाज से पॉलिसी कौन बनाएगा? तो ये एक बड़ी समस्या यहां पर आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा जो आपके कम्युनिटी के लोग हैं, जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग हैं, उनको हेट क्राइम का बहुत ज्यादा सामना करना पड़ता है। आप रोड पर चलते हुए अक्सर देखेंगे कि बेसिकली उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है। उनको हेट क्राइम में बेसिकली आप देखेंगे तो मौखिक दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है। लोग रोड पर चलते हुए उनके खिलाफ गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे उनको डराया और धमकाया भी जाता है। इसके अलावा उन्हें उत्पीड़न का भी सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ अपनी बुनियादी अधिकारों और सेवाओं तक पहुंच प्राप्त करने के लिए भी उनको संघर्ष करना पड़ता है। जैसे कि अगर आप देखें तो भोजन हो गया, इसके अलावा आवास हो गया, कपड़े हो गए, शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य देखभाल हो गया, विरासत हो गया, विवाह हो गया। इन बुनियादी जरूरतों और बुनियादी अधिकारों के लिए भी आपका जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग हैं उनको संघर्ष करना पड़ता है। इसके अलावा जबरन शादी के मामले भी देखने को मिलते हैं। कई बार परिवार के दबाव में आकर किसी ऐसे व्यक्ति से शादी कर लेता है जिससे उसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन ही नहीं था। तो ये भी समस्या आपको देखने को मिलती है। और फिर पारिवारिक संघर्ष भी इस मामले में बहुत ज्यादा विशेष हो जाता है। कई बार जो है खुद परिवार परिवार के विरोध का ही सामना करना पड़ता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि यहाँ पर हमें देखने को मिली। समस्याओं पर हमने बात की। अब एक बार उपाय को भी देख लेते हैं कि हमें क्या क्या उपाय यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हमें जो है नीतियों और कानूनों की एक सहायता फ्रेमवर्क तैयार करना चाहिए। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब यह है कि हमें बेसिकली जो आपकी घृणा होती है, जो भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन होती है, जो हेट स्पीच हमें देखने को मिलती है, जो उत्पीड़न होती है, जो हिंसा होती है, उसके खिलाफ एक सुरक्षित वातावरण तैयार करने की जरूरत है। और ये सुरक्षित वातावरण कैसे बनेगा? ये एनवायरनमेंट बनेगा, ये इकोसिस्टम बनेगा पॉलिसीज और लॉज के माध्यम से, कानून के माध्यम से। इसके अलावा अगर आप देखें तो सबसे पहले हमें जागरूकता बढ़ाने की भी जरूरत है। हमें लोगों को इस मामले में अवेयर करने की जरूरत है कि जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग हैं वो अलग नहीं होते हैं। इसके अलावा हमें ये भी, हमारी जो डाइवर्सिटी है, हम अक्सर बात करते हैं डाइवर्सिटी की भारत में कि हमारे देश में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग जो है समुदायों के लोग रहते हैं। तो ये जो डाइवर्सिटी की डेफिनेशन है हमारे देश में, इस डेफिनेशन में भी बदलाव करने की जरूरत है ताकि इस डेफिनेशन में हम जाति, धर्म, समुदाय के साथ साथ सेक्सुअल ओरिएंटेशन को भी शामिल कर सकें। तो हमें इसमें सेक्सुअल ओरिएंटेशन को भी शामिल करने की जरूरत है। हमें ये एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि कोई व्यक्ति जिसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन जो है वो हमसे अलग है, तो वो हमसे अलग नहीं हो जाता है। केवल उसकी जो रुचि है वो अलग हो सकती है, लेकिन वो हमसे अलग नहीं हो सकता है। वो व्यक्ति भी इंसान ही है। तो ये चीजें जो है हमें अपने समाज में करने की जरूरत है, क्योंकि कानून चाहे आप जितने भी बना लें,
जब तक आप सोशल लेवल पर इसको एक्सेप्टेंस नहीं दिलाएंगे तब तक जो है इस स्थिति में सुधार नहीं होगा। क्योंकि कानून बनाने के उदाहरण तो बहुत सारे हमारे सामने मौजूद हैं। जैसे हमने बाल विवाह को लेकर के कितने सारे कानून बनाए, कितने सारे नियम बनाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भारत में बाल विवाह की समस्या अभी भी मौजूद है, अभी भी प्रचलित है। अभी भी हजारों लाखों जो बच्चियां हैं, जो बच्चे हैं, उनका विवाह करा दिया जाता है आपस में। तो ये एक बड़ी समस्या हमें देखने को मिलती है कि कानून बनाने से केवल कुछ नहीं होता जब तक कि सोशल लेवल पर उसको लेकर के एक्सेप्टेंस आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये पूरा टॉपिक था, हमने उपायों की भी बात की। अब अंत में इस पूरे टॉपिक से जुड़े एक सवाल की भी बात हो जाए। सवाल बेसिकली आपका प्रीलिम्स का है और आपसे सवाल में पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा किस विवाद में आईपीसी की धारा 377 के प्रावधानों को समाप्त किया गया था। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद, ऑप्शन बी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ऑप्शन सी मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, या फिर ऑप्शन डी नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ। तो इसका जो सही जवाब है वो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन से विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो है धारा 377 या आईपीसी की धारा 377 को समाप्त कर दिया था। इसमें समलैंगिकता को अपराध के दायरे से बाहर कर दिया गया था। मिलते हैं आपसे कल। वीडियो आपको पसंद आई होगी उम्मीद है, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।